गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरआईएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 6 ऐसे ऐसे नामक एकांकी के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा और जिस बच्चे ने इसे ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया उस बच्चे को इसके आंसर भी लर्न हो गए होंगे, और फिर भी यदि नहीं हुए हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे और आप इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे वीडियो को सुन करके, और फिर उन्हें लर्न कर लेंगे। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, बेटा प्रश्न आपको अपनी बुक में से उतारना है। मैं यहाँ पे केवल आपके आंसर्स राइट डाउन करता हूं। तो पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाइए। यानी कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि जहां से नाटक प्रारंभ होता है और उस नाटक की शुरुआत की जो स्थिति है वो उसका वर्णन हमें करना है। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें थी भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर लिखते हैं हम। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। उस पर एक तरफ सोफा सेट है रखा है। उस पर एक तरफ सोफा सेट रखा है। सोफा सेट रखा है। बैठक के एक कोने में टीपाई पर एक फूलदान सजा हुआ है। बैठक के एक कोने में टीपाई पर फूलदान सजा हुआ है। फूलदान सजा हुआ है। दूसरे कोने में एक टेबल लैंप रखा है। दूसरे कोने में एक टेबल लैंप रखा है। टेबल लैंप रखा है। बैठक के ठीक बीचों बीच शीशे की एक मेज रखी है। बैठक के ठीक बीचों बीच
बीचों बीच एक शीशे की एक मेज रखी है। शीशे की एक मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर दो सुंदर पेंटिंग भी टंगी हैं। दीवार पर दो सुंदर पेंटिंग भी टंगी हैं। दो सुंदर पेंटिंग भी टंगी हुई हैं। छत पर झाड़ फानुस लटके हैं। छत पर झाड़ फानुस चलो इतना ही लिख देते हैं। ये दृश्य जो है ये उस बैठक का है जहां से नाटक प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या होता है भाई, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। कालीन क्या होता है, मैट। उसके बाद उस पर एक सोफा सेट रखा हुआ है। बैठक में एक सोफा डला हुआ है। बैठक के एक कोने में टिपाई पर फूलदान रखा हुआ है। फूलदान क्या होता है भाई, फ्लावर पॉट। दूसरे कोने में एक टेबल लैंप रखा हुआ है। बैठक के ठीक बीचों बीच शीशे की एक मेज रखी हुई है और मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखे हुए हैं। ये है नाटक का प्रारंभिक दृश्य, यानी कि मोहन के घर का सीन। अब अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। क्यों घबरा रही थी भाई, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का दिल पसीज जाता है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है। तो जब मोहन बीमार पड़ गया तो उसकी माँ को लगा कि मोहन को शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए उसकी माँ घबरा गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में हम लिखेंगे, मोहन अपनी बेचैनी दर्शाने के लिए अपनी बेचैनी दर्शाने के लिए ऐसे बोल रहा था के लिए
ऐसे ऐसे बोल रहा था। बोल रहा था। अब माँ ने सोचा, मोहन किस प्रकार बोलने पर माँ ने समझा कि मोहन के पेट में दर्द, मोहन के इस प्रकार करने पर माँ ने सोचा कि मोहन के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। मां मोहन को ऐसी हालत में देखकर कांप उठी। मां मोहन को ऐसी हालत में देखकर कांप उठी। वह किसी अज्ञात आशंका से त्रस्त थी। वह किसी अज्ञात आशंका से त्रस्त थी। मोहन की मां ने जब मोहन का दर्द देखा, मोहन की हालत देखी, तो वो बेचारी डर के मारे सहम गई कि न जाने एकदम से बच्चे को क्या हो गया। क्योंकि माँ का जो दिल होता है वो कमजोर होता है और कोई भी माँ अपने बच्चे को बीमार नहीं देख सकती। उसको कोई भी परेशानी होती है तो मम्मा को बड़ा दुख होता है। इसलिए मोहन की मम्मा को भी उसके पेट के दर्द के नाम से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और वो कांपने लगी। मोहन अपनी बेचैनी को, क्योंकि मोहन तो नाटक कर रहा था, यदि वो ऐसा नहीं करता तो फिर घर वालों को उसके ऊपर डाउट होता कि तो झूठ बोल रहा है। तो वो अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए इस तरह का नाटक कर रहा था। लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि ये नाटक कर रहा है या हकीकत है। उसकी माँ तो ये सोच रही थी कि ये हकीकत में ही बीमार है। इसलिए मोहन की इन सारी हरकतों को देख करके उसकी माँ डर गई, वो कांपने लगी। वो सोची कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। अज्ञात, मैंने शब्द लिखा है, अज्ञात आशंका से त्रस्त थी। अज्ञात होती है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो और ऐसी कोई घटना घटने वाली हो। त्रस्त होता है पीड़ित, यानी कि वो किसी आने वाली घटना से, यानी कि भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसे बहुत दुख पहुंचे, उस बात से वो परेशान थी। इसलिए मोहन की माँ डर गई थी। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में भी बताइए। तो कौन कौन से बहाने होते हैं भाई? आप तो अच्छे से जानते हो। आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि टीचर को झूठ बोलने के आपके पास कौन कौन से बहाने होते हैं। तो आप ही बताइए कि झूठ बोलने के बहाने कौन कौन से होते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो।
यदि कोई अच्छा सा बहाना आपको आता है कि टीचर से झूठ कैसे बोला जाए, तो आप वो बहाना लिख सकते हो। बाकी मैं आंसर लिख देता हूं। बच्चे कक्षा में अपने अध्यापक से सम्मुख प्राय बहाने बनाते ही रहते हैं। आंसर नंबर 3 है, बच्चे प्राय का अर्थ होता है बेटा कॉमन रूप से, सामान्य तौर पे। बच्चे प्राय कक्षा में टीचर के सामने बहाने बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं। उनमें से कुछ बहाने ऐसे हैं जिन्हें बनाते रहते हैं, उन्हें सुनकर टीचर समझ जाते हैं, उन्हें सुनकर टीचर समझ जाते हैं कि जैसे उन्हें सुनकर टीचर उन्हें सुनकर टीचर एक ही बार में समझ जाते हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं। जैसे ये कौन कौन से बहाने हैं उनकी लिस्ट है। जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, उल्टी आ रही है, जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है, जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं इत्यादि। ये वो बहाने हैं जो अक्सर बच्चे होमवर्क ना करने के लिए, क्लास से बचने के लिए, या प्रेयर असेंबली में ज्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, उन सब के लिए इस तरह के बहाने बच्चे बनाते रहते हैं। आप भी बनाते हो ना?
हाँ, आप में से भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरह के बहाने बनाते हैं, वो रियल में बीमार नहीं होते हैं। तो बेटा आपको इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हर एक काम बच्चों के वेलफेयर के लिए होता है। टीचर आपको कभी भी किसी भी काम को करने को कहता है, वो हमेशा आपकी भलाई के लिए होता है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला होता। तो आपको टीचर की हर बात का अनुकरण करना चाहिए और पेरेंट्स की भी हर बात आपको सुननी चाहिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। अब इसमें आगे एक प्रश्न पूछा गया है अनुमान और कल्पना में कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सच में पेट दर्द हो गया हो और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि मोहन के साथ यदि ऐसा सच में हुआ होगा तो फिर मोहन के साथ क्या बीती होगी। मोहन ने जब वास्तव में ही किसी बीमारी का सामना किया होगा और पहले उसने सबके सामने झूठ बोला था, तो उसका परिणाम मोहन को क्या भुगतना पड़ा होगा। उस सब के बारे में आपको अपना सेल्फ से आंसर लिखना है। ओके, आगे है भाषा की बात में आ जाओ। भाषा की बात, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है और बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये क्या है भाई? वाक्य के बारे में दिया हुआ है। वाक्य का पार्ट, वाक्य के पार्ट होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो साधारण वाक्य होता है, जो केवल किसी कार्य के होने की सूचना देता है, वो आपका क्या होता है बेटा? विधानवाचक वाक्य हम पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो वाक्य यानी कि जिस सेंटेंस में किसी कार्य के केवल होने का पता चले, वो क्या होता है? आपका विधानवाचक वाक्य, जो केवल किसी भी कार्य के होने की सूचना देता हो, इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है। तो जिस वाक्य में किसी भी कार्य का न होने का बोध हो, वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसलिए उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है। देखो, एक सामान्य बात होती है, उसके हम 3-4 तरीके से अर्थ समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा खाया। तो ये एक सामान्य बात है, ये एक कॉमन बात है कि यहां पे केवल एक क्रिया के बारे में बताया गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। ये कॉमन बात है। यदि ये आपका कौन सा वाक्य हो गया? विधानवाचक। विधानवाचक
वाचक। तो जिस वाक्य में केवल किसी कार्य के होने का पता चले, साधारण सी बात बताई जाए, वो होता है आपका विधानवाचक। यदि वाक्य में किसी कार्य के होने की नेगेटिविटी बताई जाए, निषेध या मनाही के अर्थ में बताया जाए, वो आपका होता है निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जैसे मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ये डैश डैश है ऊपर वाले शब्दों के लिए। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो इसका मतलब क्या है कि मना किया गया है कि मोहन ने तो नहीं खाया। और जिस सेंटेंस में मना किया गया हो, नेगेटिविटी दिखाई गई हो, वो सेंटेंस आपका कौन सा होता है? निषेधवाचक। क्या होता है? निषेधात्मक या निषेधवाचक या नकारात्मक, आप कुछ भी कह सकते हो। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो कि क्या मोहन ने केला और संतरा खाया, तो वो वाक्य आपका कैसा होता है? प्रश्नवाचक। क्या मोहन ने केला और संतरा खाया? क्या मोहन ने केला और संतरा खाया? तो ये कैसा वाक्य है भाई? प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का भी निषेधात्मक हो सकता है। जैसे आपने इंग्लिश में सेंटेंस पढ़े, सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो होता है आपका विधानवाचक। उसके बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस, वो होता है आपका निषेधवाचक। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो होता है आपका प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में भी आपका जो नेगेटिव होता है, वो यहाँ पे क्या कहलाता है? निषेधात्मक प्रश्नवाचक। उसमें क्या और ने मतलब नहीं, दोनों वर्ड आएंगे कि क्या मोहन ने केला नहीं खाया, मतलब प्रश्न भी पूछा है और नेगेटिविटी भी दिखाई गई है कि क्या मोहन ने केला नहीं खाया, तो वो आपका होगा निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये इस चैप्टर के साथ साथ हमने वाक्य की भी एक्सरसाइज कर ली। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के, सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द वाक्य कहलाता है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के पार्ट थे ये, जिसमें सबसे पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य, जिससे केवल वाक्य का ये पता चले कि इसमें किसी कार्य का होना। साधारण सी बात ये होगी, कोई भी सिंपल बात जहां कही गई हो, साधारण बात जहां कही गई हो, वो होता है विधानवाचक। यदि किसी कार्य के करने में मनाही की गई हो, निषेध किया गया हो, वो होता है निषेधात्मक। और जब किसी कार्य के बारे में प्रश्न किया गया हो, वो होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और इन्हें लर्न भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।